ये आज़ादी बिना शर्त नहीं मिली, बल्कि देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को जन्म हुआ पाकिस्तान का, और साथ ही जन्म हुआ 565 से अधिक रियासतें और उनकी समस्याओं का। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय इन्हीं रियासतों में एक ऐसी रियासत जो हमेशा चर्चा के केंद्र में यूं तो बनी रहती है, लेकिन एक बार फिर किसी विशेष कारण से वो चर्चा में बनी है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे कश्मीर की। तो आज का हमारा शीर्षक इसी पर केंद्रित होगा कि हम कश्मीर के विलय को आज के संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज के हम संदर्भ की यात्रा किन बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखें कि इसकी प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है। तो इंडियन एक्सप्रेस में छवी एक खबर है, द कश्मीर इशू, व्हाई इंडिया वेंट टू द यूएन एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। इस समाचार से प्रेरणा के बाद हम ये देखेंगे कि किन बिंदुओं के अंतर्गत आज की हमारी यह चर्चा केंद्रित होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह बिंदु चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि विभाजन और एकीकरण की समस्या क्या थी। कश्मीर का विलय, इस संदर्भ को हम समझेंगे, और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न, यह जानने के लिए कि आपने इस संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। सबसे पहले हम देखें कि यह बिंदु चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो उसके संदर्भ में इसके विरोध में काफी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। हाल ही में उन याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू हुई है, जिसके कारण यह मुद्दा फिर से चर्चा में बना हुआ है। बात करेंगे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का यह विशेष जो क्षेत्र था, यह पहले वहां पर एक सिख एम्पायर हुआ करता था, रणजीत सिंह के अगुवाई में हुआ करता था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद आंग्ल और सिख युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों के क्षेत्र में, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में यह चला जाता है। आप देखेंगे कि अमृतसर की संधि के बाद 1846 में यह एरिया, आप यहां पर नक्शे में देख सकते हैं, ये एरिया खास करके जो कश्मीर का क्षेत्र था वो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। इसके बाद गुलाब सिंह नाम के तात्कालिक वहां के शासक होते हैं, वो 75 लाख नानकशाही रुपए में अंग्रेजों से कश्मीर को खरीद लेते हैं। और ये गुलाब सिंह जो थे, इन्होंने फिर यहां पर आगे चलकर एक डोगरा राजवंश की स्थापना की, और 1947 तक इसी राजवंश का यहां पर शासन चलता रहा। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान आदि सभी इसमें शामिल थे। और गुलाब सिंह के बाद उनके पुत्र रणवीर सिंह, रणवीर सिंह के बाद उनके पुत्र प्रताप सिंह, और उसके बाद हरि सिंह क्रमशः इस पर शासन करते हैं। खास बात यह है कि यह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सबसे बड़ी रियासत थी, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। और ये वही हरि सिंह है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इस रियासत की अगुवाई यही कर रहे थे। आगे अगर हम बात करें तो भारत के विभाजन के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आई वो थी देसी रियासतों के एकीकरण की समस्या। उस समय 567 से अधिक रियासतें थीं, जिनके एकीकरण के लिए भारतीय शीर्ष नेतृत्व प्रयास कर रहा था। विशेष रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसमें उनकी काफी अहम भूमिका रही। इसी वक्त एक माउंटबेटन प्लान आया, और उस माउंटबेटन प्लान के तहत ये कहा गया कि ये रियासतें, उनके सामने 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। एक विकल्प के तहत वो या तो भारत के साथ जा सकती थी, दूसरे विकल्प के तहत या तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकती थी, और तीसरा विकल्प ये था कि वो एक स्वतंत्र अस्तित्व अपना बनाए रख सकती थी। हालांकि भारत का रुख थोड़ा कड़ा था। उसका ये कहना था कि ऐसी रियासतें जो भारतीय परिक्षेत्र के अंदर हैं, तो वो किसी भी हाल में अंदर परिक्षेत्र की रियासतों को बाहर जाने देना, पाकिस्तान के साथ जाने देना नहीं चाहते थे, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी और सामरिक दृष्टिकोण से भी। हालांकि कई रियासतें ऐसी थी जो 15 अगस्त से पहले ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन कुछ एक रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। कुछ एक रियासतों का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है, जैसे हैदराबाद की रियासत थी। हैदराबाद के निजाम, जो पाकिस्तान की तरफ उनका रुख ज्यादा, उनका झुकाव ज्यादा था। अंत में 18 सितंबर को वो आत्मसमर्पण किए, उसके खिलाफ कार्यवाही की गई, फलस्वरूप उसका विलय हुआ।
जूनागढ़ का भी झुकाव ज्यादातर पाकिस्तान के पक्ष में था। बाद में 9 नवंबर को जूनागढ़ का भी विलय होता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति भोपाल की थी। भोपाल ने भी 30 अप्रैल 1949 में हस्ताक्षर किया और 1 जून को भारत का हिस्सा बनता है। ऐसे ही गोवा और दमन-दीव की अगर बात करें तो गोवा दमन-दीव काफी लंबे समय के बाद 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत इसको भारतीय परिक्षेत्र का हिस्सा बनाया जाता है। इसी तरह पुडुचेरी की बात करें जो एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, लगभग 300 वर्षों तक फ्रांस का उपनिवेश था, तो पुडुचेरी जो है नवंबर 1954 में फ्रांस ने स्वयं भारत को सौंपा, क्योंकि आज़ादी के बाद से भारत इस दिशा में लगातार प्रयत्न कर रहा था कि जो भी परिक्षेत्र ऐसे हैं जो बाह्य या औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा शासित हैं उसको हस्तगत किया जाए। इसी प्रकार सिक्किम की अगर बात करें तो 1975 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस द्वारा आमंत्रित किया जाता है, तो भारत से अनुरोध करता है और इसी के बाद भारतीय सेना वहां भर जाती है, उसका भी विलय करती है। हालांकि यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के उपरांत तकरीबन 98% लोगों ने भारत की तरफ उनका झुकाव था, भारत के पक्ष में अपना मतदान किया। तो इस तरह से सिक्किम का विलय भी हो जाता है 75 में। अब बात आती है कश्मीर की। मुख्य मुद्दा कश्मीर का था। कश्मीर के साथ समस्या क्या थी, जैसा कि आज का हमारा संदर्भ इसी पर केंद्रित है। तो कश्मीर में तात्कालिक महाराजा थे हरि सिंह, जो कि यहां पर शासन कर रहे थे। कश्मीर के राजा हिंदू थे, लेकिन वहां की अधिकांश जो जनता थी, प्रजा थी, वो हिंदू नहीं थी, वो गैर हिंदू थी, वो मुस्लिम थी। इस प्रकार हम देखें तो कश्मीर दोनों ही ऑप्शन को नहीं चुनना चाहता था। वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना चाहता था और भारत के साथ भी वो नहीं जाना चाहता था। पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं जाना चाहता था कि वो एक मुस्लिम सांप्रदायिक देश के साथ हरि सिंह व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ना चाहते थे। उनको यह डर था कि लोकतंत्र वहां पर फिर से स्थापित ना हो जाए, राजतंत्र समाप्त ना हो जाए। वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के पक्षधर थे, वस्तु स्थिति जैसी थी उसको बनाए रहने के पक्षधर थे और वो चाहते थे कि औपनिवेशिक साम्राज्य के साथ जैसे पहले का संबंध था वो यथास्थिति कायम रहे। भारत के पास ये मैसेज जब भिजवाया गया तो भारत ने उनके इस मंतव्य को अस्वीकार किया और भारत ने उनसे वार्ता करने के लिए प्रतिनिधि भेजा। हालांकि वो वार्ता निष्फल रही। हालांकि पाकिस्तान अभी तक उनके इस मंतव्य के पे तैयार था, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना था कि ये तो एक ऐसा पका फल है जो हमारी गोद में आकर गिरेगा ही, क्योंकि यहाँ अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या थी और पाकिस्तान को यह था कि ये अपने आप हमारे पास आना ही है ये क्षेत्र। तो 24 अगस्त 1947 की अगर बात करें तो एक और दिलचस्प किस्सा है कि जिन्ना के मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी थे। कब पाकिस्तान का रुख बदलता है, इनको भेजते हैं वो भारत, क्योंकि जिन्ना के लंग्स में थोड़ी सी समस्या थी। तो उनको ये लगा कि कश्मीर में कुछ दिन हमें गुजारना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा। लेकिन जब ये जिन्ना के मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी जाते हैं तो लौट के आने के बाद उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब से जिन्ना काफी चिंतित हुए। जवाब यह था कि महाराजा हरि सिंह ने कहा कि हम किसी भी हालत में जिन्ना का कदम कश्मीर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो एक पर्यटक के तौर पर ही क्यों ना हो। इस बात से जिन्ना काफी आहत होते हैं और आहत होने के बाद उनका रुख बदलता है। वो जैसा सोचते थे शायद वैसी परिस्थिति अब नहीं थी। उसके बाद वहां पर कुछ गुप्त बैठकें होती हैं, इस दिशा में कुछ रणनीतिक प्रयास होते हैं। फिर 22 अक्टूबर को हम देखते हैं कि कबायली हमला होता है। वहां के कुछ जनजातियों को एकत्र करके उनको पीछे से सपोर्ट करके ऐसा तैयार किया गया कि कबायली हमला हुआ, जिसको ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। और मुजफ्फराबाद के पुल को पार करती हुई काफी बड़ी संख्या में कुछ लोगों ने हमला करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर माहुरा पावर स्टेशन एक था वहां पर जाके एक विस्फोट किया जाता है और उस विस्फोट से तात्कालिक जो कश्मीर का हिस्सा था पूरे कश्मीर की बिजली चली जाती है और वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। कुछ कस्टम के अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, हालांकि उन्हें बंधक बना लिया गया था। फिर आगे बढ़ते हुए वो श्रीनगर से तकरीबन 25-30 मील दूरी पर उरी के पास आ जाते हैं और वहां ऐसा कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि वहां पर उन्होंने लगभग 11,000 लोगों को हताहत किया। हालांकि कितनी सत्यता है वो एक पृथक विषय है। फिर 24 अक्टूबर को जब वह इस वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं महाराजा हरि सिंह, तब वो भारत की ओर रुख करते हैं और भारत से उन्होंने मदद की गुहार की।
इसके बाद 25 अक्टूबर को जब उनकी गुहार आई तो इंडियन डिफेंस कमेटी की एक बैठक होती है और उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि जब तक महाराजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तब तक उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी जाए। हालांकि इस स्थिति का वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए वीपी मेनन साहब को भेजा जाता है श्रीनगर। वीपी मेनन साहब वहां जाते हैं, वहां जायजा लेने के बाद जब वापस लौट कर आते हैं तो कहते हैं कि वस्तु स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें तुरंत सैन्य सहायता दी जानी चाहिए। हालांकि सहायता देने के लिए फिर सेना भेजी जाती है और इस शर्त पर कि वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। परिणाम स्वरूप वो लौट कर आते हैं महाराजा हरि सिंह और जम्मू में 26 अक्टूबर का वो दिन था, वो तिथि थी। 26 अक्टूबर को जम्मू लौटने के बाद विलय पत्र पर वो हस्ताक्षर करते हैं और जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधानों के साथ भारतीय हिस्से में शामिल कर लिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने इस विलय को स्वीकार नहीं किया और पाकिस्तान 1947 के बाद 1948 में खुल के सामने आता है और खुल के युद्ध स्तर पर दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। बाद में जिसका परिणाम यह हुआ कि वो मामला आगे फिर बढ़ता है। किन्हीं कारणोंवश माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू उसको जब यूएन में ले जाते हैं तो वो मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है और जब सीज फायर की स्थिति होती है तो वही बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाता है। एलओसी जो ये रेखा आप देख सकते हैं जिसके उधर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके जिसको बोलते हैं वो हो जाता है और इधर का हिस्सा जो होता है वो भारत के हिस्से में आता है जिसको आजाद कश्मीर कहा जाता है। हालांकि 1 जनवरी 1949 को ये सीज फायर हुआ, इसके बाद की ये वस्तु स्थिति है। तो विशेष राज्य के दर्जे के तहत इसको शामिल किया गया। आर्टिकल 370 के तहत संविधान की पहली अनुसूची के भाग ख में राज्य के रूप में था, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा का मतलब ये था कि रक्षा, विदेश, संचार और वित्त, इसके अलावा जो भी कानून होंगे वो वहां पर लागू करने के लिए उस राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार उसका एक अलग संविधान बना, उसकी एक अलग प्रक्रिया हुई, इसलिए उसे हम विशेष राज्य का दर्जा कहते हैं। 1951 में वहां 75 सदस्यीय संविधान सभा बनती है जो कि फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर भारत विलय की पुष्टि भी करता है और 26 जनवरी 1957 से वहां का संविधान वहां पर लागू हो जाता है। 1965 तक वहां पर सदर ए रियासत रहते हैं और 65 में पहली बार वहां पर गुलाम मोहम्मद सादिक उसके पहले मुख्यमंत्री बने। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको वस्तुनिष्ठ फैक्ट याद रखने चाहिए। और बाद में ये विशेष राज्य का दर्जा चलता रहा, इस कुछ मामलों में कटौती होती रही। फाइनली आप देखेंगे कि 5 अगस्त 2019 में इस धारा को समाप्त किया गया और अंततः जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना के भारतीय परिक्षेत्र में शामिल किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का संदर्भ आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ, ये देखने के लिए कि आपने संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। आज का हमारा प्रश्न है, महाराजा गुलाब सिंह द्वारा विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया, पहला कथन है। और दूसरा कथन है, अनुच्छेद 370 के ड्राफ्ट निर्माता गोपालस्वामी अयंगर थे। आपका ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का संदर्भ आपको ठीक से समझ में आया होगा और अगर आया है तो प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।